हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो आज की 100 टॉपिक सीरीज के अंदर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि पूछे जाते हैं यूनिट इनकम टैक्स से हमारे यूजीसी नेट कॉमर्स के एग्जामिनेशन में। तो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके प्रीवियस ईयर के सवाल आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट 21 या फिर 22 एग्जामिनेशन की, तो आपके लिए ढेर सारे कोर्सेज हमारी साइट पे, हमारी ऐप पे अवेलेबल हैं। आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द टॉप 5 टॉपिक्स ऑफ इनकम टैक्स। कि इनकम टैक्स वाला जो यूनिट है उसमें 5 टॉपिक जिनसे अक्सर एग्जाम में सवाल आता है और आने वाले एग्जाम में भी सवाल आने की काफी प्रोबेबिलिटी है। और मजे की बात यह है कि टॉपिक कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इन टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे थे इनकम टैक्स छोड़कर जाऊंगा, तो बिल्कुल मत छोड़कर जाना, ये टॉपिक कम से कम तो करके जाना ही है आपने। तो सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ इनकम टैक्स। तो सबसे पहले तो आपको रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे आप रेजिडेंशियल स्टेटस किसी का निकाल सकते हैं, और फिर रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे कैसे आपका इनकम टैक्स का इंसिडेंस रहता है किसी पर्सन पे। एग्जेम्प्ट इनकम को लेकर काफी सवाल आते हैं, खासकर एग्रीकल्चर इनकम पे आपके सवाल आते हैं। मेनली आपसे सेक्शंस वगैरह पूछते हैं कि कौन से सेक्शन में क्या चीज एग्जेम्प्ट है। और हाउस प्रॉपर्टी को लेकर हमें काफी बार सवाल देखने को मिलते हैं। एक सिंपल सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है जिसको आपको सॉल्व करना होता है। और हमारे पास कुछ कंसेप्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स प्लानिंग, अवॉइडेंस, इविजन, बहुत आसान ये कंसेप्ट्स हैं और इस पे एग्जाम में सवाल आपको देखने को मिलता है, तो आप आसानी से इसे कवर अप कर सकते हैं। डिडक्शंस अंडर इनकम टैक्स थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बट अगर आप केवल कोर चीजों पे, इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करें तो आप आसानी से इस टॉपिक को भी कवर अप कर सकते हैं। और यही टॉपिक्स आज हम आपको कवर अप करवाने वाले हैं। तो आइए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं टॉपिक नंबर 1 की, जो कि है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो यहां पे हमारा जो सेक्शन 6 है इनकम टैक्स लॉ का, वो हमें बताता है कि एक पर्सन रेजिडेंट कब बनेगा। तो यहां पे बताया गया कि अगर आप इन दोनों में से एक भी कंडीशन को पूरा कर देंगे तो आप इंडिया के अंदर रेजिडेंट बन जाएंगे। या तो आप इंडिया के अंदर रहे हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, आप इंडिया के अंदर 182 दिन उससे ज्यादा रहे तो आप रेजिडेंट बन जाएंगे। या फिर आप इंडिया के अंदर रहे हो पिछले 4 सालों में 365 दिन के लिए, और इस साल आप 60 दिन के लिए इंडिया में रहे हो, तब भी आप रेजिडेंट यहां पे बन जाओगे। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आपने पूरी कर दी तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। बट यहां पे बताया गया कि जो सेकंड वाली कंडीशन है हमारी, ये जो सेकंड वाली कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन आपकी कुछ केसेस में अप्लाई नहीं करती। जैसे हमारा अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़कर जा रहा है, या तो इंडियन शिप के क्रू के अंदर, या फिर नौकरी के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, इंप्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो उस केस में आपकी दूसरी कंडीशन अप्लाई नहीं करेगी। और ऐसे ही अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अपने देश वापस लौट रहा है, बाहर काम कर रहा था, बाहर नौकरी कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, अब अपने देश वापस आ रहा है इंडिया को विजिट करने के लिए, तो उस केस में भी आपकी सेकंड कंडीशन यहां पे अप्लाई नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि वो इंडिया में आराम से ज्यादा दिन रहें, बिना इस टेंशन के कि कहीं सेकंड कंडीशन पूरी ना हो जाए और इंडिया में उनको ज्यादा टैक्स देना ना पड़ जाए। इसीलिए यहां पे हमारी इन दोनों केसेस में सेकंड कंडीशन चेक नहीं होगी, केवल फर्स्ट कंडीशन के बेसिस पे ही इनका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक किया जाएगा। चलिए, तो अब यहां पे बताया गया कि हमारे जो रेजिडेंट हैं वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएंगे, आरओआर बन जाएंगे, अगर ये दोनों कंडीशनें वो एक साथ पूरी कर देते हैं। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं करी तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यहां पे बनेंगे। तो पहली कंडीशन हमारे पास है कि आप रेजिडेंट बने एनी 2 आउट ऑफ द लास्ट 10 प्रीवियस ईयर्स, यानी कि आप पिछले 10 सालों में कम से कम 2 सालों में रेजिडेंट रहे हो, और साथ ही साथ आपका पिछले 7 सालों में कम से कम इंडिया का जो स्टे है वो 730 दिन या उससे ज्यादा रहा हो। अगर ये दोनों कंडीशंस एक साथ आप पूरी करते हैं, एंड वर्ड लिखा है, दोनों कंडीशंस एक साथ आप पूरी करते हैं तो आप बन जाएंगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन आपने पूरी नहीं करी तो आप बनेंगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो रेजिडेंट बनने के बाद हम ये दोनों कंडीशंस भी चेक करते हैं। इसलिए चेक करते हैं क्योंकि हमें देखना होता है कि टैक्स इंसिडेंस क्या रहेगा। एक आरओआर के लिए हमारे पास ये सारी इनकम टैक्सेबल होती हैं। इंडिया में रिसीव हुई इनकम,
इंडिया में अक्रू या अराइज हुई इनकम, जैसे कोई इंडिया की प्रॉपर्टी आपने बेची तो चाहे आपने वो इनकम बाहर भी रिसीव करी तो ये इंडिया में टैक्सेबल होगी। और ये सभी केसेस में आप देख रहे हैं कि पहले वाले 2 पॉइंट तो कॉमन चल रहे हैं कि आपने कोई इनकम इंडिया में रिसीव कर ली, चाहे बाहर की कोई इनकम है आपने इंडिया में रिसीव कर ली, या इंडिया की कोई इनकम है आपने कहीं भी रिसीव करी, ये दोनों सभी केसेस में आपके टैक्सेबल बन जाएंगे। इसके अलावा देखिए, अगर आप आरओआर हैं तो आपकी आउटसाइड इंडिया भी जो इनकम है वो टैक्सेबल रहेगी। आउटसाइड इंडिया की इनकम चाहे आपके इंडियन बिजनेस से है, चाहे कोई और आउटसाइड इंडिया की आपकी इनकम है जो कि बाहरी अक्रू और अराइज कर रही है, तो वो भी आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि आरओआर के केस में ग्लोबल इनकम्स आर टैक्सेबल। पूरे देश, पूरे हमारे वर्ल्ड की कोई भी इनकम है वो आरओआर के केस में टैक्सेबल हो जाती है। आरएनओआर की बात करें तो यहां पे इनकी इंडिया की इनकम तो टैक्सेबल होती ही होती है, और बाहर की जो इनकी इनकम है अगर वो इंडियन बिजनेस से डिराइव हो रही है तो ही इनके हाथ में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नॉन रेजिडेंट के केस में अगर बात करें तो केवल वही इनकम जो इंडिया में रिसीव करी या इंडिया में अक्रू अराइज हुई वही टैक्सेबल यहां पे होगी। इनकी बाहर की इनकम पे इंडिया में टैक्स लगाया नहीं जाता। तो ये इंसिडेंस भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो यहां पे देखते हैं एक सवाल जो कि हमारा जुड़ा है रेजिडेंशियल स्टेटस से। तो सवाल है, मिस्टर जेम्स अ सिटीजन ऑफ यूएस अराइव्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 जुलाई 2010। तो 1 जुलाई 2010 को ये पहली बार इंडिया आ रहे हैं, उससे पहले ये आपके कभी भी इंडिया आए ही नहीं है। लेफ्ट फॉर नेपाल ऑन 15 दिसंबर 2010। तो इंडिया 1 जुलाई को आए पर यहां से नेपाल चले गए। आइए देखते हैं कितने दिन नेपाल में रुके। कहा कि ही अराइव्ड टू इंडिया अगेन ऑन 1 जनवरी 2011। तो 15 दिन नेपाल में बताया इन्होंने, न्यू ईयर मेरे ख्याल नेपाल में मनाया होगा, और वहीं फिर वापस से क्या हो गए, इंडिया में आ गए एंड स्टेड टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2010-11। उनका रेजिडेंशियल स्टेटस आपको बताना है फॉर असेसमेंट ईयर 11-12। असेसमेंट ईयर 11-12 यानी कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया यहाँ पे सर, ये फाइनेंशियल ईयर हो गया 2010-11। इस ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस आपको इनका बताना है। ऑप्शंस आपको ये दे रखी हैं। तो यहां पे सबसे पहले तो आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि क्या ये इंडिया में 182 डेज रुके इस साल में। अगर रुके तो रेजिडेंट बन जाएंगे। दूसरी वाली कंडीशन तो यहां पे अप्लाई हो ही नहीं सकती क्योंकि पहली बार इंडिया ही 1 जुलाई 2010 को आए हैं। तो 182 डेज वाली कंडीशन ही यहां पे हम चेक कर सकते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए। तो यहां पे देखिए, जुलाई के अंदर ये इंडिया आ गए, जुलाई में रहे, अगस्त में रहे, सितंबर में रहे, अक्टूबर में रहे, नवंबर में रहे, दिसंबर के अंदर 15 दिन रहे, और फिर जैन, फेब, मार्च ये इंडिया में ही रहे। तो ये तो आराम से देखो, आप केवल क्या निकाल दो, शुरू के 3 महीने निकाल दो, बाकी के 9 महीने एक्सेप्ट 15 दिन ये इंडिया में रुके हैं, आसानी से 182 डेज को एक्सीड कर रहे हैं, और इसीलिए ये इंडिया के अंदर रेजिडेंट तो बन जाएंगे। अब रेजिडेंट बन गए, अब दूसरी चीज होती है कि हम चेक करें कि आरओआर है क्या। वो आरओआर होने के लिए अगेन पिछले सालों में आपको रेजिडेंट होना पड़ेगा, पिछले 7 सालों में इंडिया में आपको रहना होगा, पर आप तो इंडिया पहली बार ही 1 जुलाई 2010 को आ रहे हैं, तो आरओआर वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई यहां पे हो ही नहीं सकती। इसीलिए जो मिस्टर जेम्स हैं वो इंडिया के अंदर केवल रेजिडेंट रहेंगे और नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट रहेंगे, यानी कि आंसर हमारा यहां पे ऑप्शन नंबर बी का बनने वाला है। चलिए अगला सवाल यहां पे है, रेंटल इनकम रिसीव्ड बाय अ फॉरेन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर फॉरेन इंडिविजुअल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। अब प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। देखो प्रॉपर्टी इंडिया की है, रेंटल इनकम एक फॉरेनर ने दूसरे फॉरेनर को दी है, तो क्या ये किसके सभी के हैंड्स में टैक्सेबल होगी या केवल आरओआर के या आरएनओआर के हैंड में टैक्सेबल होगी। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है तो ये आपकी इंडिया की इनकम मानी जाएगी, और चाहे कैसा भी रेजिडेंशियल स्टेटस हो ये आपकी इंडिया में टैक्सेबल होने वाली है। चाहे आप आरओआर हैं, आरएनओआर हैं, चाहे आप एनआरए, कोई फर्क यहां पे नहीं पड़ेगा, सभी के केसेस में टैक्सेबल होगी क्योंकि इंडिया की प्रॉपर्टी है, और इसीलिए यहां पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी का। तो ये इनकम इंडिया में इंडिया की मानी जाएगी और इसीलिए आंसर ऑप्शन डी का बन जाएगा। चलिए बातें हमारे टॉपिक नंबर 2 पे, जो कि है एग्जेम्प्ट इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम। तो यहां पे आपको अलग अलग सेक्शंस के अंदर अलग अलग इनकम्स को एग्जेम्प्ट किया गया। मेनली सेक्शन 10 हमारा जो इनकम टैक्स लॉ का है वो एग्जेम्प्ट इनकम से डील करता है। तो यहां पे कोशिश आपको करनी होगी कि थोड़े बहुत सेक्शंस भी आप याद करें, क्योंकि कई बार सेक्शंस को लेकर मैच द फॉलोइंग का सवाल पूछ लेते हैं।
तो सेक्शन 10(2)(a) के अंदर आपका पार्टनर ऑफ द फर्म को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है फर्म से, इट इज एग्जेम्प्ट। 10(5) के अंदर आपको एग्जम्पशन मिलती है इन रिस्पेक्ट ऑफ LTC, लीव ट्रेवल कंसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर। 10(6)(2) के अंदर आपको यहाँ पे एग्जम्पशन मिलती है इन रिस्पेक्ट ऑफ रेम्यूनरेशन, जो कि आपको मिल रही है एम्बेसी से, हाई कमीशन से, तो उस पर हम टैक्स नहीं लगाते। 10(7) के अंदर कोई अलाउंसेस परक्विजिट्स पे किए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे सिटीजन को उन सर्विसेज के लिए जो कि उसने आउटसाइड इंडिया रेंडर करी। 10(10) के अंदर ग्रेच्युटी की एग्जम्पशन मिलती है। 10(10)(b) के अंदर कंपनसेशन अगर आपको मिल रही है एट द टाइम ऑफ रिट्रेंचमेंट, और 10(10)(c) के अंदर कंपनसेशन मिलती है फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट या फिर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, अप टू 5 लाख की एग्जम्पशन आपको मिल सकती है। 10(10)(b)(c) के अंदर आपको डिजास्टर के समय कोई सरकार से कंपनसेशन मिली, वो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। 10(10)(d) के अंदर बताया कि अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे आपको कोई अमाउंट मिल रहा है इंक्लूडिंग बोनस, इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। 10(16) के अंदर बताया गया कि आपको कोई एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिल रही है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 10(17) में बताया कि जो डेली अलाउंस होते हैं MP और MLA के, उन पे भी कोई टैक्स नहीं लगता। 10(19) के अंदर जो फैमिली पेंशन मिल रही है हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, जो विडो है, बच्चे हैं, उनके हियर्स हैं, उन मेंबर्स को मिल रही है, तो यहाँ पे उस पे भी कोई टैक्स नहीं लगता। 10(23)(b) के अंदर हमारे ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। 10(32) के अंदर बताया कि अगर आपकी कोई माइनर चाइल्ड की इनकम है और वो पेरेंट की इनकम में क्लब हो रही है, तो उस केस में जो पेरेंट है वो यहाँ पे एग्जम्पशन ले सकता है अप टू मैक्सिमम 1500 पर माइनर चाइल्ड। 10(a) के अंदर आपकी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है उनकी इनकम के रिस्पेक्ट में एग्जम्पशन आपको मिल जाती है, अप टू 15 इयर्स यहां पे हम एग्जम्पशन अवेल कर सकते हैं। और साथ ही सेक्शन 10 के अंदर हमारी एग्रीकल्चर इनकम को भी एग्जेम्प्ट किया गया है। यहां पे जानना यह जरूरी है कि कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तो अगर आपकी कोई लैंड है इंडिया के अंदर जिसको एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, या तो आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं या आपने उसे रेंट पे दिया हुआ है और आपको कोई रेंट यहाँ पे डिराइव हो रहा है उस चीज से, तो यहाँ पे ये आपकी एग्जम्प्ट इनकम मान ली जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी लैंड इंडिया में होनी चाहिए और वो लैंड को एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और साथ ही अगर आपकी कोई फार्म हाउस है, फार्म बिल्डिंग है, जो कि आपका फार्मर कल्टीवेटर इस्तेमाल कर रहा है रहने के लिए या फिर स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी इनकम भी यहां पे एग्जेम्प्ट की गई है। अब ध्यान रखिए कि कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो अगर आप एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर कर रहे हैं, उस पर कोई कैपिटल गेन आ रहा है, दैट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। पोल्ट्री फार्मिंग, बी हाइविंग, डेयरी फार्मिंग, ये भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। और अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे कर रही है अपनी एग्रीकल्चर इनकम से, उसे भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता। पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम की बात कर रखी है, तो कहा गया कि अगर हमारे पास इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का केस है और उनकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड करती है, यानी कि 2.5 लाख को एक्सीड कर रही है नॉर्मल केसेस में, और एग्रीकल्चर इनकम उनकी 5,000 से ज्यादा है, तो उस केस में हम एग्रीकल्चर इनकम को कंसीडर करते हैं उनकी टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करने के लिए। हालांकि इसमें उनको पूरे तरीके से टैक्स नहीं देना पड़ता, बस थोड़ा सा टैक्स उनका यहां पे बढ़ जाता है। नॉर्मली एग्रीकल्चर इनकम हमारी एग्जेम्प्ट ही रहती है। चलिए यहां पे हमारे पास सवाल है, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम जो एग्जेम्प्ट है वो हमारे सेक्शन 10(1) के अंदर यहां पे एग्जेम्प्ट है, और इसीलिए आसानी से हम मार्क कर सकते हैं कि हमारा आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलिए अब ये सवाल है मैच द फॉलोइंग का। ऐसे सवाल एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो सवाल है लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है, आपको मैचिंग करनी है सेक्शंस के साथ। तो सेक्शन से जुड़े सवाल इनकम टैक्स के अंदर आपके पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको याद होने चाहिए, खासकर एग्जाम्पशन से जुड़े हुए या और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमने ऑलरेडी देख ही लिया है कि इससे जुड़ी हुई जो एग्जाम्पशन है वो हमारी सेक्शन 6 के अंदर आती है, तो आप आसानी से इसे 3 से मैच कर सकते हो। एग्रीकल्चर इनकम हमने अभी देखा 10(1). हाउस रेंट अलाउंस आपका जो एग्जेम्प्ट होता है, सैलरी के अंदर आपको इसकी एग्जम्पशन मिल जाती है। HRA सेक्शन 10(13)(a) के अंदर एग्जेम्प्ट रहता है। ग्रेट्युटी जो है सेक्शन 10(10) के अंदर एग्जम्पशन इसकी मिलती है हमें, और यहाँ पे करेक्ट मैचिंग अगर हम करेंगे A3B4 और आपका जो C है 1 है, D 2 है, और करेक्ट आंसर आपको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी ही बनेगा। ऑप्शन बी ही आपका आंसर है।
चलिए तो आते हैं टॉपिक नंबर 3 पे, जो कि है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालने के लिए हमें कंसीडर करनी पड़ती है हमारी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स। अब यहाँ पे एनुअल वैल्यू एक हमारे पास होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसे जीएवी बुलाते हैं प्यार से, और एक होती है नेट एनुअल वैल्यू, जिसे एनएवी प्यार से बुलाया जाता है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे ये आपको बताने वाले हैं अगली स्लाइड पे। फिलहाल समझ लीजिए कि जीएवी से आगे की कैलकुलेशन कैसे चलती है। तो अगर आपका जीएवी आ गया, उसमें से आप घटाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर इन प्रीवियस ईयर। तो ऐसे म्यूनिसिपल टैक्सेस जो कि पे हो गए, ओनर ने पे किए और इसी प्रीवियस ईयर में पे किए, चाहे वो किसी भी साल के हैं, आपको रिडक्शन यहां पे मिल जाएगी। इसके बाद आती है नेट एनुअल वैल्यू। अब एनएवी में से आपको सेक्शन 24 दो डिडक्शंस देता है। एक देता है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि है 30%। तो अगर आपकी एनएवी यहां पे 1 लाख आई थी तो इसका 30,000 रुपए आपको डिडक्शन मिलनी ही मिलनी है। जो बैलेंस आपके पास इनकम बचेगी उसमें से आपको एक और डिडक्शन यहां पे मिलेगी जो कि है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की। तो अगर आपने प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, तो उसकी डिडक्शन भी आप यहां पे ले सकते हैं। और फिर फाइनली हमारे पास निकल कर आएगा इनकम या फिर लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, इसको लेकर कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अगर तो आपने प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है, इस पूरे इंटरेस्ट की आप डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपकी अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आप केवल 2 लाख तक की ही डिडक्शन यहां पे ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। और यहां पे यह भी कहा गया कि कुछ कंडीशंस के अंदर आपका जो डिडक्शन है केवल 30,000 की ही आपको यहां पे मिलेगी। जैसे आपने जो लोन लिया था वो रिपेयर वगैरह के लिए लिया था, तो फिर आपकी 30,000 तक की डिडक्शन मैक्सिमम आपको मिलेगी। और आपके प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है उसकी भी रिडक्शन आपको मिल जाएगी 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। तो जो आपके कंस्ट्रक्शन पीरियड से पहले का इंटरेस्ट है जो आप पे कर रहे थे, अभी प्रॉपर्टी आपकी कंस्ट्रक्ट नहीं हुई थी, तो उसकी भी आप यहां पे रिडक्शन ले सकते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो आइए बात करते हैं कि जीएवी कैसे निकालेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो जीएवी निकालना एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीएवी इज द हायर ऑफ, इन दो चीजों का हायर है। एक हमारे पास है एक्सपेक्टेड रेंट और एक हमारे पास है एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल रेंट यानी कि आपने प्रॉपर्टी किराए पे दी, उससे आपको कितना एक्चुअली में रेंट मिला, दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअल रेंट। जैसे आपने प्रॉपर्टी किराए पे दी, आपको उससे 1,20,000 रुपए साल का रेंट मिला, दिस इज गोइंग टू बी योर एक्चुअल रेंट। और दूसरा है एक्सपेक्टेड रेंट, कि एक्चुअल में तो हमें इतना मिला बट होना कितना चाहिए था। अगर उस प्रॉपर्टी का रेंट 2 लाख होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड रेंट वाज 2 लाख, तो हम 2 लाख पे आपका टैक्स कंप्यूट करेंगे, 1,20,000 पे हम आपका नहीं कंप्यूट करेंगे। अब सवाल उठता है कि एक्सपेक्टेड रेंट को कैसे निकाला जाए। अब एक्सपेक्टेड रेंट को निकालने के लिए 3 चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। एक आप देखते हैं फेयर रेंट, यानी कि जो आपकी आसपास की प्रॉपर्टीज हैं, आसपास के घर हैं, उनका किराया कितना है, दिस इज योर फेयर रेंट। आप देखते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, तो म्युनिसिपल अथॉरिटीज आपका जो टैक्स लगाती हैं उसके लिए आपकी म्युनिसिपल वैल्यू कंसीडर करती हैं घर की, तो आप वो म्युनिसिपल वैल्यू भी देखते हैं। और आप देखते हैं कि स्टैंडर्ड रेंट क्या है, जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर इस जगह का फिक्स किया गया है। तो यहां पे आप ये 3 चीजों को देखने वाले हैं। तो आप देखेंगे फेयर रेंट या फिर म्युनिसिपल वैल्यू, इन दोनों में से जो ज्यादा है आप उसको कंसीडर कर लेंगे अपनी एक्सपेक्टेड रेंट। बट यहां पे स्टैंडर्ड रेंट से ऊपर आप नहीं जा सकते। जैसे फेयर रेंट मान लीजिए, फेयर रेंट में आपका कहता हूं कि 2 लाख है, म्युनिसिपल वैल्यू जो है वो मैं कहता हूं कि 1,80,000 है, और स्टैंडर्ड रेंट में कहता हूं 1,90,000 है। तो कहा गया कि फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, यानी कि 2 लाख आप यहां पे कंसीडर करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, बट आपका एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 1,90,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहां पे ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना बन जाएगा, वो 1,90,000 का ही बनेगा, 1,90,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर अब इन दोनों में से जो भी हायर आया इट इज गोइंग टू बी योर जीएवी। तो यहां पे हमने देखा कि 1,90,000 हायर है एज कंपेयर टू 1,20,000, और यहां पे वो हमारा जीएवी बन जाएगा। तो इतनी आसानी से आप अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। चलिए यहां पे हमारे पास एक सवाल है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। तो ये सवाल है फेयर रेंट ऑफ अ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी 75,000, म्युनिसिपल वैल्यू 60,000, स्टैंडर्ड रेंट है 72,000, एक्चुअल रेंट है 63,000। आपको निकालनी है ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी कि जीएवी। तो जीएवी निकालना हम जानते हैं, हम पहचानते हैं कि जीएवी को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपको 2 चीजें चाहिए, एक्सपेक्टेड रेंट चाहिए, एक्चुअल रेंट चाहिए, दोनों का ज्यादा देख लो।
एक्चुअल रेंट हमें यहां पे दे दिया कि 63,000 है। एक्सपेक्टेड रेंट के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे दी। आपको क्या चीजें देखनी है? आपको तीन चीजें देखनी है। आपको देखना है फेयर रेंट, आपको देखनी है म्युनिसिपल वैल्यू, और आपको देखना है स्टैंडर्ड रेंट। तो फेयर रेंट आपका यहां पे दे रखे 75,000, म्युनिसिपल वैल्यू जो है वो यहां पे दे रखी है 60,000 की, और आपको ये भी देखना है कि आपका जो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू है उन दोनों का ज्यादा आपका एक्सपेक्टेड रेंट बन जाता, बट इट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट आपका है 72,000 का, तो 72,000 को आप एक्सीड यहां पे नहीं कर सकते। सो अल्टीमेटली योर एक्सपेक्टेड रेंट इज गोइंग टू बी कैप्ड एट ₹72,000। तो इसे 72,000 लिखेंगे। इन दोनों में से जौन सा ज्यादा है वो आपका जीएवी बनेगा। तो 72,000 ज्यादा है तो वो आपका यहां पे जीएवी बन जाएगा। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की, जो कि हैं टैक्स प्लानिंग, अवॉइडेंस और इवेजन के। तो टैक्स प्लानिंग का क्या मतलब होता है? टैक्स प्लानिंग हर कोई करता है। आप भी जब जॉब करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, आपकी इनकम होगी थोड़ी अच्छी खासी, तो आपको टैक्स प्लानिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत सारा टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि आप अपने फाइनेंशियल और इकोनॉमिक अफेयर्स को इस तरीके से प्लान करें कि इनकम टैक्स लॉ के अंदर जो आपको रिडक्शंस, एग्जम्पशंस, अलाउंसेस और बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आप उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और आपकी टैक्स लायबिलिटी कम से कम हो जाए। तो आप क्या करते हैं? किसी कंसल्टेंट को यहाँ पे, किसी एडवाइजर को, टैक्स कंसल्टेंट को, सीए को यहाँ पे कंसल्ट करते हैं और उनसे कहते हैं कि बताइए मैं अपना टैक्स कैसे कम कर सकता हूं। वो आपको बताएंगे कि 80C में ये एग्जम्पशन आप ले सकते हैं जी, 80D में मेडिक्लेम इंश्योरेंस की एग्जम्पशन आप यहां पे ले सकते हैं। तो आप इन सब का फायदा उठाइए ताकि आपका टैक्स कम से कम आ जाए। इसके बाद आता है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन थोड़ी सी बुरी चीज हो जाती है। टैक्स इवेजन होता है कि आप अपनी इनकम को जानबूझकर छुपा रहे हैं। अब मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि मेरे को कोई इनकम हुई, यहां पे मेरे को 1,00,000 रुपए की एक इनकम हुई यहां पे। अब वो इनकम मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाता ही नहीं। सो दिस वुड बिकम टैक्स इवेजन, कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को गलत तरीके से इलीगली अवॉइड कर रहे हैं। दिस वुड बी टैक्स इवेजन। आप अपनी रिटर्न गलत भर रहे हैं, आप अकाउंट सही से मेंटेन नहीं कर रहे, आप जो अपनी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट थी उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। सो दिस ऑल कम अंडर द एम्बिट ऑफ टैक्स इवेजन, जो कि इलीगल है और आपको इसकी पनिशमेंट भी मिल सकती है। टैक्स अवॉइडेंस की बात करें तो ये इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है। तो टैक्स अवॉइडेंस जो है वो गैर कानूनी तो नहीं है, आप कानून के दायरे में ही रह के टैक्स अवॉइड कर रहे हैं, बट यहां पे आप फायदा उठा रहे हैं हमारे इनकम टैक्स लॉ के लूपहोल्स का। हमेशा ऐसा होता है कि कोई भी कानून होता है उसके अंदर कुछ कमियां हमेशा रह जाती हैं। हमारा बजट आता है, बजट के अंदर कुछ पॉइंट्स में हमेशा कमियां रह जाती हैं और फिर अगली बार उनको बजट में ठीक किया जाता है। तो जो लूपहोल्स हो जाते हैं हमारे इनकम टैक्स के अंदर, आप उनका फायदा उठाते हैं और उसकी वजह से आप अपना टैक्स अवॉइड कर देते हैं। आप कहते हैं कि इस चीज पे कोई क्लैरिटी नहीं थी, इस चीज को लेकर क्लैरिफाई नहीं किया गया था, ये इनकम टैक्स लॉ में लूप होल है, ये ग्रे एरिया है और इसका फायदा हम उठा रहे हैं और इसके बेसिस पे हमारा कोई टैक्स यहां पे पेएबल नहीं बनेगा। सो दिस वुड कम अंडर द एम्बिट ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। हालांकि इस केस में आपकी लिटिगेशंस वगैरह काफी हो सकती हैं। चलिए यहां पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग के बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी बातें यहां पे सही हैं, ट्रू हैं। पहले बोल रखा है इट इज फ्यूचरिस्टिक इन इट्स अप्रोच, कि वो फ्यूचरिस्टिक है। तो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक है, हम टैक्स प्लानिंग करते हैं फ्यूचर को देखते हुए। आज हमें टैक्स की छूट मिल जाती है और फ्यूचर के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है, तो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक है। इट हैज लिमिटेड स्कोप कंपेयर टू टैक्स मैनेजमेंट। देखो टैक्स मैनेजमेंट होता है कि आप अपनी सारी टैक्स फाइलिंग्स को, जो भी आपकी टैक्स के अंदर कंप्लायंसेस होनी है, उन सबको मैनेज कर रहे हो। जो भी आपका ऑडिट होना है, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, वो सारी चीजें इसके एम्बिट के अंदर आती हैं। तो टैक्स प्लानिंग अलग चीज है, टैक्स मैनेजमेंट आपकी अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट फिलहाल मुझे सही नहीं लग रही, स्किप करके आगे बढ़ते हैं। द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम इट आर लिमिटेड पर्टिकुलरली इन द शॉर्ट रन। तो टैक्स प्लानिंग जो है हमने पहले ही देखा कि फ्यूचरिस्टिक है, तो शॉर्ट रन के लिए नहीं है, ये लॉन्ग रन के लिए आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हो। लॉन्ग रन में आपको इसके बहुत से फायदे मिलेंगे। आपने आज पीपीएफ में पैसा डाला तो आपको काफी पैसा मिलेगा लॉन्ग रन के अंदर, एक लंबे समय के बाद आपको ये मिलेगा, फायदा आपको लॉन्ग रन में मिलेगा। तो ये तो काट ही दीजिए। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। तो बिल्कुल मेन ऑब्जेक्टिव हमारा टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करना होता है और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारी कुछ लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट भी हो जाए। तो ये आपका पॉइंट सही होने वाला है। तो अगर हम देखें कि 1 और 4 आपके सही हैं, तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वही एप्रोप्रिएट आंसर बनेगा और इसीलिए ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिडक्शंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्जाम में सवाल आपसे पूछते हैं।
तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास सेक्शन 80C, ये आपके इंडिविजुअल और एचयूएफ को अप टू 1.5 लाख की रिडक्शन यहां पे दिलाता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें कवर हो रही हैं? एक तो आपने LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे कोई प्रीमियम पे किया, अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए। आपने प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसे डाले, सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर कुछ पैसे डाले, LIC के यूलिप प्लान में कुछ पैसे डाले, आपने अपने बच्चों की स्कूल कॉलेज की ट्यूशन फीस पे करी, तो उसकी भी आपको यहां पे डिडक्शन मिल जाएगी। आपने अपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ अमाउंट पे किया, या फिर जो लोन लिया था उसे रीपे किया, उसका प्रिंसिपल अमाउंट रीपे किया। आपने FD करा दी 5 साल की, कम से कम 5 साल की FD करा दी, टैक्स सेवर FDR इसे बोला जाता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपने पैसे डाले, तो आप 80C की रिडक्शन यहां पे ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास रिडक्शंस मिलती हैं 80D की। 80D के अंदर आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं एनी मोड अदर देन कैश के अंदर, आपको उसकी रिडक्शन यहां पे मिल जाती है। रिडक्शन कितनी मिलेगी यहां पे? अगर तो आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 अपने लिए और 25,000 अपने पेरेंट्स के लिए आप ले सकते हैं। अगर सीनियर सिटीजन हैं आप तो ये 25,000 की जगह 50,000 हो जाता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आपको अलग से यहां पे 5,000 की रिडक्शन मिलती है, और ये आप किसी भी मोड में पे कर सकते हैं इंक्लूडिंग कैश। 80DD की अगर हम बात करें, 80DD के अंदर अगर आपके कोई डिपेंडेंट हैं जो कि डिसेबल्ड हैं, तो DD का मतलब होता है डिसेबल्ड डिपेंडेंट, तो यहां पे आपको रिडक्शन मिलती है 75,000 की। अगर वो सेवियर डिसेबिलिटी वाला केस है तो 1,25,000 की आपको यहां पे रिडक्शन मिल जाती है उनके खर्चों के लिए। 80DDB के अंदर अगर आपको कोई स्पेसिफाइड बीमारी हो गई, एलिमेंट हो गई, उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको यहां पे रिडक्शन मिल जाती है। 40,000 की रिडक्शन नॉर्मली मिलती है, और सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख तक की मिल जाती है। 80E के अंदर कहा गया कि आपने कोई लोन लिया बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, हायर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए, तो उसकी रिडक्शन मिलेगी। 80EE के अंदर आपको कहा गया कि आपने कुछ स्पेसिफाइड केसेस में कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस कंप्लाई करके लोन लिया, तो उसके इंटरेस्ट की रिडक्शन आप यहां पे भी ले सकते हैं। 80G की बात करें, 80G के अंदर आप कोई डोनेशन दे रहे हैं, उस डोनेशन की आपको यहां पे रिडक्शन मिल जाती है। आगे हमारे पास है 80GG। 80GG हमें कहता है कि अगर आपको HRA नहीं मिल रहा और आप घर का किराया पे करते हैं तो आप रिडक्शन ले सकते हैं। 80QQ भी बात करता है कि हमारी जो रॉयल्टी इनकम होगी रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑथर की, उनकी हम डिडक्शन ले सकते हैं यहां पे अप टू 3 लाख। 80RR भी आपको कहता है कि आपकी जो पेटेंट से जुड़ी हुई रॉयल्टी इनकम है आप उसकी रिडक्शन ले सकते हैं अप टू 3 लाख। 80TTA आपके जो यहां पे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है नॉन सीनियर सिटीजन का, उसकी 10,000 रुपए तक की डिडक्शन हम यहां पे ले सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन है, आपका कोई सा भी इंटरेस्ट है सेविंग का, फिक्स्ड डिपॉजिट का, RD का, तो 80TTB के अंदर आप अप टू 50,000 की रिडक्शन ले सकते हैं। और सेक्शन 80U के अंदर बताया गया कि हमारे रेजिडेंट इंडिविजुअल जो कि खुद डिसेबल्ड हैं, तो 80DD आपको बताया था जिसमें आपका डिपेंडेंट डिसेबल्ड थे। 80U के अंदर कहा कि आप खुद डिसेबल्ड हैं तो उस केस में आप खुद डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 75,000 की। अगर आप सिवियर डिसेबिलिटी वाले हैं तो 1,25,000 की रिडक्शन आप यहां पे क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास और सेक्शंस हैं रिडक्शंस के, जैसे 80IAB हमारे पास है। अगर आपका बिजनेस है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को डेवलप करना, 80IB के अंदर कुछ स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से आपका प्रॉफिट हो रहा है, कोल्ड स्टोरेज प्लांट है, होटल है, साइंटिफिक रिसर्च का काम कर रहे हो, हाउसिंग प्रोजेक्ट है, कोल्ड चेन फैसिलिटी है, तो उस केस में आपको यहां पे रिडक्शन मिल जाती है। 80IC के अंदर आप कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में काम कर रहे हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल, कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में काम कर रहे हैं, फिर ले सकते हैं रिडक्शन। 80IAC के अंदर हमारे जो स्टार्टअप हैं उनको रिडक्शन मिल जाती है। 80IB के अंदर आपके जो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनके लिए आपको रिडक्शन मिलती है। 80IC के अंदर अगेन कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया था, उसमें आपको रिडक्शन मिलती है। 80ID के अंदर यहां पे अगर आप कोई प्रॉफिट और गेन कमा रहे हैं होटल या फिर कन्वेंशन सेंटर के बिजनेस से, फिर आपको रिडक्शन मिल जाती है। और 80IE के अंदर यहां पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर कुछ अंडरटेकिंग्स हैं, उनकी एक डिडक्शन आप यहां पे क्लेम कर सकते हैं। तो कुछ और डिडक्शंस हैं आपकी यहां पे, तो ये डिडक्शंस भी आपको याद करनी होंगी, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इनका सेक्शन नंबर और इस सेक्शन में क्या चीज कवर है ये चीज एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपसे पूछ सकते हैं। चलिए यहां पे हमारे पास सवाल है, अंडर सेक्शन 80E of the Income Tax Act 1961, reduction in respect of payment of interest on loan taken for higher education shall be allowed up to.
तो 80E के अंदर हमको मिल जाती है डिडक्शन कि हमने हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया, उसकी हमें यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी। डिडक्शन को लेकर कोई क्वांटम, कोई अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है 80E के अंदर, और इसीलिए यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन डी, विदाउट एनी लिमिट। चलिए यहाँ पे हमारे पास एक और सवाल है, मैच द फॉलोइंग का ये सवाल है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की आपको यहाँ पे मैचिंग करनी है। तो लिस्ट 1 में हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है अमाउंट डिपॉजिटेड इन पीपीएफ, और आपको मैच करना होगा कौन से सेक्शन में ये आता है। ये बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से डी के साथ मैच कर सकते हैं, और एग्जामिनर को भी पता था और इसलिए इसने ए, बी और सी में 1 को डी से ही मैच कर दिया। चलिए अगला है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम अंडरटेकिंग्स एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो IA या IAB ये चीज आपको यहाँ पे पता चल गई होगी कि इन दोनों में से किसी में आएगा। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड, कोई फंड के अंदर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, तो 80G जो है वो पक्का है आपका कि 3 जो है वो आपका B से ही मैच करने वाला है। और फिर है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो प्रॉफिट्स हैं उसकी बात कर रखी है, वो आपका 80IAB के अंदर ही आता है। तो दिस इज कंफर्म्ड कि 80IAB के अंदर आता है, तो हमारे पास सेकंड बचा, उसे A से मैच कर देते हैं 80IA से। और करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका आसानी से अब ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे बन जाएगा। 1 का डी है, बाकी आपके ए, बी, सी हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन। यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। लाइव चैट में इसका आंसर मत दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर हमें बताइए। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन। उम्मीद करते हैं हमने आपके साथ जो चीजें डिस्कस करी आपको समझ में आई। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करना। फ्री नोट्स के लिए एवर स्टडी क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले सेशन में।